महाराष्ट्र में एक गांव था। गांव का नाम था सावली गांव। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, हरे भरे पेड़ों से घिरा और ऊपर से देखने पर बिल्कुल शांत दिखाई देने वाला। सुबह कोहरे से गांव ढक जाता था और सूरज के ऊपर आते ही धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता था। लोग सीधे सादे थे, जीवन साधारण था, लेकिन हर घर में कुछ अनकही बातें छिपी होती थीं। सावली गांव में लोगों का जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ था। किसके घर में क्या चल रहा है, ये दूसरों को पता होता था। फिर भी कुछ घर ऐसे थे जहां अंदर क्या हो रहा है, ये सिर्फ उन घरों की दीवारों को ही पता था। गांव के किनारे एक बड़ी हवेली वाड़ा थी। ऊंचा दरवाजा, बड़ा आंगन, पुराने जमाने की लकड़ी की खिड़कियां और आसपास फैली खेती। उस हवेली में शारदाबाई कदम रहती थीं। शारदाबाई की उम्र लगभग 60 के आसपास थी। लंबा कद, गोरा रंग, हमेशा साफ नौवारी साड़ी, माथे पर बड़ा कुमकुम और चलने में एक अलग ही रुतबा। गांव में उनका बहुत सम्मान था। लोग उन्हें शारदामाई कहते थे। उनके पति बापू साहेब कदम गांव के बड़े जमींदार थे। उनके नाम पर बहुत सी खेती, 2 हवेलियां, शहर में फ्लैट और बैंक में बड़ी जमा पूंजी थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 1 साल पहले अचानक दिल का दौरा पड़ने से बापू साहेब का निधन हो गया और शारदाबाई अकेली पड़ गईं। उनका इकलौता बेटा आदित्य विदेश में नौकरी करता था। फोन पर बात होती थी, पैसे भी भेजे जाते थे, लेकिन माँ के पास बैठकर 2 शब्द बोलने के लिए वो नहीं था। हवेली बहुत बड़ी थी। सुबह नौकर आते, काम करके चले जाते। शाम होते ही फिर से सन्नाटा छा जाता। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात बहुत भारी लगती थी। खाना खाते समय सामने कोई नहीं, आंगन में बैठी तो बात करने वाला कोई नहीं, बीमार पड़ी तो पानी देने वाला भी कोई नहीं। पैसा सब कुछ दे सकता है लेकिन इंसान नहीं, ये शारदाबाई को रोज महसूस होता था। गांव का एक नौजवान लड़का बीच बीच में उनकी हवेली में काम के लिए आता था। उसका नाम था समीर। उम्र 25 के आसपास, लंबा और मजबूत शरीर, चेहरे पर मासूम मुस्कान, बातों में मिठास, सामने वाले को तुरंत अपना बना लेने की उसमें खास कला थी। समीर का जीवन हालांकि आसान नहीं था। उसके माता पिता तभी गुजर गए थे जब वो छोटा था। उसका बचपन मामा के यहाँ बीता। पढ़ाई 12वीं तक हुई, लेकिन आगे कुछ बात नहीं बनी। कभी खेतों में मजदूरी, कभी निर्माण स्थल पर काम, कभी दुकान में मदद, ऐसे काम करके वो दिन गुजार रहा था। एक दिन शारदाबाई की हवेली में पानी की मोटर खराब हो गई। गांव के मैकेनिक के साथ समीर भी आया। वहीं से उनकी पहचान हुई। काम खत्म होने के बाद समीर ने विनम्रता से कहा, ताई, और कोई काम हो तो बताइएगा, मैं आ जाया करूंगा। शारदाबाई ने सहज ही हामी भर दी। घर में कोई पुरुष नहीं था। छोटे मोटे काम कौन करेगा, ये एक सवाल था। उस दिन से समीर बीच बीच में हवेली आने लगा। कभी बाजार से सामान लाता, कभी बैंक में फॉर्म भर देता, कभी बिजली का बिल भराता। वह काम जल्दी और ठीक से करता था। धीरे धीरे उसका आना जाना बढ़ गया। शारदाबाई को उसकी आदत हो गई। उसके आने से घर में आवाज़ गूंजती, चाय बनती, 2 शब्द बोले जाते। उनके अकेलेपन को थोड़ा सहारा मिलने लगा। एक दोपहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली गई हुई थी। समीर किसी काम से आया था, लेकिन बारिश के कारण वापस नहीं जा पा रहा था। शारदाबाई ने उसे खाने पर बिठाया। गरम भाकरी, दाल, चावल, सब्जी। समीर कई दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रहा था। वो शांति से बोला, ताई, आपके जैसा कोई नहीं है। आप न होती तो मेरा क्या होता, कौन जाने। उन शब्दों से शारदाबाई के मन में कुछ हलचल हुई। बहुत दिनों बाद कोई दिल से बात कर रहा था। उस दिन के बाद समीर का आना जाना और बढ़ गया। वो सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि हालचाल पूछने भी आने लगा। दवा ली क्या? खाना खाया? डॉक्टर के पास चलें क्या? ऐसे सवाल वो पूछता था। गांव में हालांकि कानाफूसी शुरू हो गई। गांव के लोग कहने लगे थे, वो जवान लड़का रोज उस हवेली में क्यों जाता है, लेकिन शारदाबाई को इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें किसी का साथ मिल रहा था। एक शाम वो आंगन में बैठी थीं। मन बहुत बेचैन था। उन्होंने समीर से पूछा, तुझे कभी नहीं लगता कि इंसान को सिर्फ पैसों से संतुष्टि नहीं मिलती? समीर मुस्कुराया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और संतुष्टि भी नहीं। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। जीवन, अकेलापन, अधूरी इच्छाएं, टूटे रिश्ते। बातचीत गहरी होती जा रही थी। उस रात पहली बार शारदाबाई ने अपने मन की बात खोली। मेरे पास सब कुछ है समीर, लेकिन पास बैठकर 2 शब्द बोलने वाला कोई इंसान नहीं। समीर शांत हो गया। उसने सिर्फ इतना ही कहा, मैं हूं ना। उस एक वाक्य से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच का रिश्ता और करीब का हो गया। शारदाबाई उस पर निर्भर रहने लगी। समीर को भी यहाँ आराम, खाना और थोड़े पैसे मिल रहे थे। लेकिन उसके मन में धीरे धीरे एक अलग ही गणित शुरू हो गया। एक दिन शारदाबाई ने सीधे पूछा, समीर,
मेरे बाद ये सारी संपत्ति किसकी होगी, पता है तुम्हें? समीर ने कहा। आपके बेटे की। वो थोड़ा हंसी। वो यहाँ नहीं रहता, पूछताछ भी कम है, रिश्ता सिर्फ कागजों पर है। समीर कुछ नहीं बोला, लेकिन ध्यान से सुनता रहा। शारदाबाई आगे बोली, अगर कोई अंत तक मेरा साथ दे, मेरी देखभाल करे, तो मेरा मन करता है कि सब कुछ उसी को दे दूं। समीर के मन में लालच की एक छोटी सी चिंगारी भड़क उठी, लेकिन चेहरे पर चिंता दिखाते हुए वो बोला, ताई, मैं पैसों के लिए नहीं आता। वो बोली, मुझे पता है, इसीलिए तो सोच रही हूँ। बातचीत वहीं रुक गई, लेकिन दोनों के मन में अलग अलग विचार पक्के हो गए। कुछ दिनों बाद शारदाबाई समीर को लेकर शहर गईं। बैंक, वकील का ऑफिस, कागजात। वकील कुछ कागज तैयार कर रहा था। शारदाबाई समीर को कुछ अधिकार देने के बारे में चर्चा कर रही थीं। समीर बाहर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की चमक और संतुष्टि साफ दिख रही थी। गांव में चर्चाएं तब और तेज हो गईं जब गांव के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी भाऊसाहेब पाटिल ने समीर पर नजर रखना शुरू किया। उन्होंने कई बार समीर को हवेली में अजीब समय पर आते जाते देखा था। एक बार उन्होंने उसे रोककर टोका भी, लेकिन समीर दादी जैसा रिश्ता है कहकर निकल गया। इसी बीच एक रात हवेली में चोरी की एक बनावटी कोशिश हुई, जिसने शारदाबाई के मन में समीर के प्रति विश्वास और गहरा कर दिया। उन्हें लगा कि समीर न होता तो वह असुरक्षित होती। हालांकि शांति तब भंग हुई जब शारदाबाई का बेटा आदित्य अचानक तय समय से पहले विदेश से लौट आया। आदित्य ने आते ही महसूस किया कि घर का माहौल बदल चुका है। उसे अपनी माँ और समीर के बीच की जरूरत से ज्यादा नजदीकी और समीर का घर के मालिकाना हक की तरह व्यवहार करना खटकने लगा। उसने पाया कि समीर माँ को बैंक के कुछ ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उकसा रहा था, जिनके बारे में माँ को पूरी जानकारी भी नहीं थी। एक रात आदित्य ने अपनी आंखों से आंगन में समीर को अपनी माँ का हाथ थामे और धीमी आवाज में बातें करते देखा। उसके लिए यह शक यकीन में बदल गया कि समीर उसकी माँ की भावनाओं का फायदा उठाकर संपत्ति हड़पना चाहता है। आदित्य ने चुपके से घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिए और सीसीटीवी कैमरे ठीक करवा दिए। उधर समीर को भी आदित्य की मौजूदगी से खतरा महसूस होने लगा था। उसने शारदाबाई पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे जल्द से जल्द संपत्ति उसके नाम कर दें, क्योंकि बेटा उन्हें यहाँ से ले जाएगा और वे फिर से अकेली हो जाएंगी। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब एक भारी बारिश वाली रात को हवेली में जोरदार बहस हुई। समीर शारदाबाई के कमरे में जाकर उन पर चिल्लाने लगा और उन्हें पुरानी कस्मों और उनके रिश्ते का वास्ता देकर हस्ताक्षर करने की धमकी देने लगा। कमरे के अंदर का तनाव अब चीख पुकार में बदल चुका था। समीर शारदाबाई का हाथ जोर से पकड़कर उन्हें डरा रहा था, अगर आपने अभी इन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो याद रखना कि गांव में आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। हमारे रिश्ते के बारे में जानकर आपका बेटा भी आपको धक्के मारकर निकाल देगा। शारदाबाई कांपती हुई आवाज में बोली, समीर, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला। मैं मर जाऊंगी पर अपनी मेहनत की कमाई तेरे जैसे लालची इंसान के नाम नहीं करूंगी। तभी बाहर बिजली कड़की और एक जोरदार आवाज हुई। आदित्य और घर के नौकर कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचते कमरे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। आदित्य ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थी और उनके सिर से खून बह रहा था। पास ही पीतल का एक भारी दिया गिरा हुआ था। समीर पास ही खड़ा कांप रहा था और घबराहट में बस एक ही बात बोल रहा था, ये खुद फिसल गईं, मैंने कुछ नहीं किया। आदित्य ने बिना वक्त जाया किए एम्बुलेंस बुलाई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। समीर ने पुलिस के सामने भी वही कहानी दोहराई कि माँ फिसल कर गिर गईं, लेकिन आदित्य के पास अब एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में समीर को भनक भी नहीं थी। आदित्य ने पुलिस को वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज सौंप दी जिसमें समीर की धमकी और उसके कमरे में घुसने का समय साफ साफ दर्ज था। पुलिस ने समीर को तुरंत हिरासत में ले लिया। शारदाबाई को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनके सिर पर गहरी चोट आई है और अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी के लिए बहुत नाजुक हैं। हवेली में अब एक सन्नाटा पसर गया था, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े सच के सामने आने की दस्तक था। अस्पताल के गलियारे में भारी सन्नाटा था। आदित्य अपनी माँ के होश में आने का इंतजार कर रहा था। उधर पुलिस स्टेशन में समीर की कड़ी पूछताछ चल रही थी। शुरुआत में समीर बहुत ढीठ बना रहा और कहता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन जब पुलिस ने उसे आदित्य द्वारा दिया गया ऑडियो सुनाया जिसमें वो शारदाबाई को संपत्ति के लिए धमका रहा था, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसी बीच पुलिस ने उस अजनबी आदमी को भी ढूंढ निकाला जिसे आदित्य ने हवेली के पीछे वाले दरवाजे से निकलते देखा था। वो आदमी कोई मामूली मुलाकाती नहीं, बल्कि जाली दस्तावेज बनाने वाला एक एजेंट था। उसने कबूल कर लिया कि समीर ने उसे शारदाबाई के जाली हस्ताक्षर और वसीयत तैयार करने के लिए पैसे दिए थे। अब समीर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली सुबह अस्पताल में हलचल हुई। शारदाबाई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं।
उनके पास बैठे आदित्य ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। हालांकि वो बहुत कमजोर थीं, लेकिन उन्होंने धीमी आवाज में पुलिस को अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि उस रात समीर ने उन पर हमला नहीं किया था, बल्कि जब उन्होंने कागजों पर दस्तखत करने से मना किया और उसे घर से बाहर निकलने को कहा, तो समीर ने गुस्से में आकर उन्हें जोर से धक्का दिया, जिससे उनका सिर पीतल के दिए से जा टकराया। पुलिस ने समीर पर जानलेवा हमले, धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। गांव के लोग जो कल तक समीर को एक सहारा समझ रहे थे, अब उसके असली चेहरे को देखकर हैरान थे। समीर के जेल जाने के बाद पुलिस की तफ्तीश में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। समीर सिर्फ अकेला काम नहीं कर रहा था। उसके मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि वो पिछले कई महीनों से एक बड़े शहर के प्रॉपर्टी डीलर के संपर्क में था। वो डीलर सावली गांव की उस बेशकीमती जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था जो हवेली के ठीक पीछे थी। समीर ने उस डीलर से वादा किया था कि जैसे ही संपत्ति उसके नाम होगी वो उसे कौड़ियों के दाम बेच देगा और खुद करोड़ों रुपए लेकर शहर फरार हो जाएगा। लालच ने समीर को इतना अंधा कर दिया था कि उसने उस ममता का भी सौदा कर लिया जिसने उसे सहारा दिया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब शारदाबाई वापस हवेली लौटी तो गांव का नज़ारा बदल चुका था। लोग अब उन्हें सहानुभूति और सम्मान की नज़रों से देख रहे थे। आदित्य ने अपनी नौकरी से कुछ हफ्तों की और छुट्टी ले ली ताकि वह अपनी मां को पूरी तरह से संभाल सके। एक शाम शारदाबाई ने आदित्य का हाथ थामकर कहा, बेटा, मुझे संपत्ति का मोह नहीं था, बस एक अपनेपन की प्यास थी। समीर ने मुझे वो दिया तो था, पर वो सिर्फ एक नकाब था। शारदाबाई ने अब एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने हवेली का एक हिस्सा गांव की महिलाओं के लिए एक छोटे से केंद्र में बदल दिया, जहां वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी खुद को अकेला नहीं होने देंगी और अपनी संपत्ति का उपयोग गांव की भलाई के लिए करेंगी। समीर के जेल जाने के बाद सावली गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। कोर्ट ने समीर को उसके गुनाहों के लिए कड़ी सजा सुनाई और उसकी सारी साजिशें मिट्टी में मिल गईं। जिस संपत्ति के लिए उसने अपनी इंसानियत बेची थी, वो अब उसके लिए केवल सलाखों के पीछे पछतावे का कारण रह गई थी। शारदाबाई अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शांत हो गई थीं। उन्होंने हवेली के दरवाजे गांव के उन लोगों के लिए खोल दिए जिन्हें सच में मदद की जरूरत थी। उन्होंने बापू साहेब कदम ट्रस्ट की स्थापना की, जो बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने लगा। आदित्य भी अपनी मां के इस बदलाव से बहुत खुश था। उसने तय किया कि वो अब हर 2 महीने में गांव आएगा और अपनी मां के साथ समय बिताएगा। उसने हवेली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और पुराने वफादार नौकरों को वापस बुला लिया। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, शारदाबाई आंगन में बैठी थीं। उन्होंने उस पीतल के दिए की ओर देखा जिसका निशान अब भी उनके सिर पर था। उन्होंने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, बेटा, समीर ने मुझे चोट जरूर दी, पर उसी चोट ने मेरी आंखों से मोह का पर्दा भी हटा दिया। अब मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा ये पूरा गांव अब मेरा परिवार है। सावली गांव आज भी पहाड़ों की गोद में वैसे ही शांत दिखता है, लेकिन उस हवेली से अब साजिशों की बू नहीं, बल्कि सेवा और अपनापन की खुशबू आती है। गांव वालों ने भी इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा कि लालच की नींव पर खड़ा रिश्ता कभी टिकता नहीं और सच्चाई की जीत हमेशा होती है।